इसके लिए क्या करना है, देखो दो ऑप्शन है आपके पास। अगर सुबह सुबह पढ़ना है तो 9 बजे पढ़ लो, नहीं तो फिर दोपहर में पढ़ो। ये दो माध्यम। दोपहर में कितने बजे? 11 से 12 उसका है, उसके वजह से आएंगे 1 बजे मैं कर, आपको 3 1 बजे कर सकती है। बजे हाँ, 1 से 2 की 2 घंटा। 1 से 2, 2 घंटा कम पड़ता है। और 1 से 2 सब 12 बजे नहीं आ सकती? असंभव, 11 से 12 तो है ही है, ऑफलाइन क्लास है वो। कनौसी जाना है, कनौसी से लौट के आने में भी आधा घंटा लगेगा ही। 1 से 2 थोड़ा सा समय बिजी हूँ उस टाइम पे। 9 बजे पढ़ोगी सुबह? 9 बजे मैं सो के नहीं उठी तब तक तो। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या है, 9 बजे सो के नहीं उठती हो। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, हाथ नहीं रुकना चाहिए। बताइए। हाँ ठीक है। आप क्या कल शाम 5 बजे या 6 बजे ले लीजिए, 5 बजे या 6 बजे। मतलब मैं 1 बजे से लेके 5 बजे तक बिजी हूँ। माता, ये बताओ जरा, या तो फिर आप 5 बजे से। ये इस कन्या का ये कहना है कि ये इतनी आलसी हैं कि ये 9 बजे सो के नहीं उठ सकती, तो क्या इनके लिए 5 या 6 बजे क्लास रखनी चाहिए शाम को? अरे इसी बहाने उठ जाएगी ना, क्लास है, उठ जाने से बहुत फायदा होता है। नहीं, इनकी समस्या, इनकी आंखें नहीं खुल सकती 9 बजे, ये कह रही है। आंखें में दवाई रख ले, डाल लिया डॉक्टर अपने आप उठ जाएगी। मेरी मम्मी को ऐसे उठाती है, मम्मी कहती आंटी आंटी से बात कर ले क्या, 9 बजे आपके ऊपर पानी डाल दे। करके देख लीजिए सर, कोई फायदा नहीं है। तब भी नहीं उठोगी? ये तो मतलब गहरी तो कुंभ। एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। ऐसा नहीं है, मंडे को भी क्लास छुट्टी रहेगी, उस दिन भी सोने का। मंडे को हम उठ जाएंगे ना, मंडे को उठ जाएंगे हम। सर आप ये बताइए ना, 5 बजे ले पाएंगे या 6 बजे ले पाएंगे? किसी भी टाइम, 5 से 6 या 6 से 7, जो भी। 6 से 7, ठीक है, ये डन रखते हैं कल के लिए, 6 से 7 कंफर्म। कंफर्म। ओके सर, 6 से 7। यही उचित है। वो पार्टी में कितने बजे जाना है? 7-8 बजे जाना होगा ना? इन्हीं की क्लास के बाद चलते हैं। क्वेश्चन कर लिया आपने? कर रही हूँ। हो गया सर। सर ये आइडिया आपकी मम्मी ने दिया था आपको ये? क्या?
कि पानी डाल दीजिए सुबह। बिल्कुल। अच्छा, तो और पहले का आया है 7/20 और दूसरे का आया 1/20। 7/20 1/20। 3/4, 4/5, 20 आपका एलसीएम हो गया। 15 माइनस 16, ये तो 1 आ रहा है 1/20 का गेन, और दूसरे का आ रहा है 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम 20, 5 माइनस 4, ये आ रहा है 1/20 का सैक्रिफाइस। ये डिफरेंट कभी नहीं आ सकता, आपका पता नहीं डिफरेंट एक आ कैसे। रहा है माइनस का 1, हाँ एक एक आ बिल्कुल रहा है माइनस का 1 और एक आ रहा है पॉजिटिव का 1। बिल्कुल, यही है। जो ए है वो 1/20 गेन कर रहा है, और जो बी है वो 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या यही आ रहा है आपका भी? हाँ, यस सर। तो अभी आप कुछ 7/20 पता नहीं 4 क्या बता रही थी? गलती से बोल दिया था। झूठ बोल रही हो। अब आप कवर अप कर रही हो लग रहा है। नहीं, हम क्या नहीं सर। नहीं, अभी भी कल एलसीएम लेना आया कि नहीं आया है? अरे सही किया है सर। चलो, पता नहीं, मान लेते हैं। एक सवाल और दे क्या इसके ऊपर? वैसे बहुत हो गया इसके ऊपर। चलो अब ये आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या अर्थ होता है बताओ जरा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं? पहले गुडविल को वैल्यू करने से पहले जरा ये तो बताओ गुडविल होती क्या है? गुडविल हाँ, इज इज। एसेट। अच्छा, एसेट होती है, मुझे तो लगा एक्सपेंस होता है। अरे आपने सर, रेपुटेशन मतलब किसी भी कंपनी की, किसी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट में उसकी ब्रांड नेम है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसे गुडविल कहते हैं। हाँ, उसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर मेजर करें तो गुडविल कहते हैं। इट इज अ फिक्स्ड टैंजिबल के इनटैंजिबल एसेट। इंटेंजिबल। उचित है। गुडविल की जो वैल्यू लगातार कम होती है हर साल, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन की अमोर्टाइजेशन। क्या? गुडविल की वैल्यू अगर हर साल घट रही है तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन की अमोर्टाइजेशन। सर डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। परंतु अगर फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट की जब वैल्यू कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन। हम्म ठीक है, ये 11th में नहीं था। 11th में पढ़ा था, आप भूल गई। जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे उस समय समझा डेप्रिसिएशन है। पढ़ा था। हाँ, डेप्रिसिएशन पढ़ा था, लेकिन डेप्रिसिएशन। लेकिन जब डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे तो उसी वक्त ये पॉइंट कवर किया था। फाइनल अकाउंट्स में भी ये पॉइंट कवर किया था। ठीक है, क्लियर है बात? अब चलो, गुडविल गुडविल को मेजर करने के टोटल कितने मेथड्स होते हैं? गुडविल को मेजर करने के टोटल कितने मेथड्स होते हैं? 4। ठीक है, टोटल 4 मेथड्स होते हैं। वो 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है
सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है मैम? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा क्या है सर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। कैपिटलाइजेशन मतलब वो जब ये टॉपिक सीखेंगे तब से करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे आसान मेथड होता है। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है? कुछ ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है? कुछ ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है। ठीक है, उन ईयर के प्रॉफिट से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। वो जितने ईयर के, हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा? कुछ ईयर के प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे। हाँ बिल्कुल ऑन है। कुछ ईयर के जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है उन प्रॉफिट से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, और उन एवरेज प्रॉफिट्स को जब आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एक चीज दी जाएगी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जब उससे मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया मेरे पास कि एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ Please repeat what you have said just now. ईयर्स ऑफ परचेज। मैंने कहा ये फॉर्मूला याद कर लो बस। ये लाइन जो मैंने अभी लिख दी, प्लीज एक बार रिपीट कर दे, मैं सुन नहीं पाई। ओके, मैं ये कह रहा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा? आपको कई साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा? कई साल के प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा? उन सभी सालों के जो प्रॉफिट्स हैं, उन सभी सालों के जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है उसको आपको ठीक है, उन प्रॉफिट्स को आपको क्या करना होगा? उनका एवरेज प्रॉफिट करना होगा, उनका एवरेज निकालना होगा। ठीक है, ये जो इतने सारे साल के आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, उनका आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगी, और जो एवरेज प्रॉफिट आपने कंप्यूट किया है, जो एवरेज प्रॉफिट आपने कंप्यूट किया है, जब आप इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि आप जो गुडविल आप निकाल रहे हो, जो गुडविल आप परचेज कर रहे हो उसको कितने साल के लिए परचेज कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने ईयर के लिए परचेज किया जा रहा है, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगी फर्म की। क्लियर है ये बात कि नहीं? क्लियर है? इसको एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये हटाइए इसको। देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है गुडविल कैसे निकलेगी किसी भी फर्म की, किसी भी फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? उसके जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं
उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो कितने ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है, ये वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है, 4 ईयर्स। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि नहीं, 4 ईयर्स दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। पता ही बेकार पीडीएफ है, इसके ऊपर आप लिख नहीं सकते। चलो ये देख सकते हैं आप कि नहीं, 4 ईयर्स परचेज देख सकते हैं कि नहीं? यस सर। मम्मी आपको डांट रही है सर। नहीं हमको नहीं है। देखो ये पीडीएफ देखो पता नहीं अब चलेगा कि नहीं। 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कितना दे रहा है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्या समझ में आ रहा है? 4 बिल्कुल ठीक है, कितना दे रखा है, 4 ईयर्स। तो यहां पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, यहां पे मैं मल्टीप्लाई, हाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या हुआ? कि मैं गुडविल को कितने समय के लिए परचेज करना चाहता हूं।
सर गुडविल कैसे परचेज की जा सकती है? बिल्कुल वो परचेज इनहेरिट की होती है। नहीं, वो परचेज भी की जा सकती है और इनहेरिट भी होती है। ठीक है, तो ये 4 इयर्स हो गया। अब बस मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, तो मैं फर्म की गुडविल निकालूंगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या दे रखे हैं? पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2013-14 का प्रॉफिट दे रखा है, 2014-15 का लॉस दे रखा है, 15-16 का प्रॉफिट दे रखा है, 16-17 का प्रॉफिट दे रखा है, 17 और 18 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। 2013-14 का प्रॉफिट, 14-15 का लॉस, 15-16 का प्रॉफिट, 16-17 का प्रॉफिट और 17-18 का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब बस मुझे करना क्या होगा? मुझे इन प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना होगा। इन सभी 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना होगा, और उस एवरेज प्रॉफिट को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यानी 4 से। उस एवरेज प्रॉफिट को मुझे क्या करना होगा? उस उस एवरेज प्रॉफिट को मुझे क्या करना होगा? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है यानी 4, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है मैम? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो क्या आप इन 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल सकती हो? क्या आपको एवरेज निकालना आता है? एडजस्टमेंट दिए, कुछ एडजस्टमेंट दिए नहीं, मुझे ये बताओ, उस एडजस्टमेंट को अगर इग्नोर करो तो इन 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज निकालने का क्या तरीका होगा? इसका टोटल कर देंगे और उसको 100 से डिवाइड, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 5 कि 4? 5। हाँ, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो गनीमत है। मुझे लगा जैसे आपको एलसीएम लेना नहीं आता, शायद एवरेज निकालना भी ना आता हो, लेकिन ठीक है, एवरेज निकालना आता है। तो फिर अब हम सीधे बात करते हैं कि ये दो एडजस्टमेंट्स दे रखी है ना यहाँ पे, इसका क्या करना है? 2015-16 में आपका एवरेज प्रॉफिट है कितना? आपका प्रॉफिट है कितना? 4,50,000। कितना है? 4,50,000। परंतु उस प्रॉफिट में 50,000 रुपए का एक एबनॉर्मल गेन लगा हुआ है। ठीक है, ये जो 4,50,000 का प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। ठीक है, समझ रही है? देख रही है? इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000 रुपए। यस सर। तो फिर क्या करें सर? घटा दो उस एबनॉर्मल गेन को, उसको नहीं होना चाहिए वहां पे। वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, एबनॉर्मल गेन नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, तो इसलिए उसको वहां से हटा दो। और कितने का प्रॉफिट बचा? 4 लाख। अब हम 4 लाख के प्रॉफिट को लेंगे। इसी तरह 3.5 लाख का प्रॉफिट है, और उसमें से आपने एबनॉर्मल लॉस को घटा दिया है। ठीक है, 3.5 लाख रुपए का आपका 16-17 में प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट में से आप एबनॉर्मल लॉस को घटा चुके हो। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है ये चीज? नो सर। क्या चीज क्लियर नहीं है? सर गेन है तो आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि उसको नहीं होना चाहिए, वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, वो एबनॉर्मल गेन उसको जुड़ा नहीं होना चाहिए प्रॉफिट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एबनॉर्मल है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। एक नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। एक नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पीएनएल में चार्ज नहीं किया जाता है, नॉन ऑपरेटिंग है नेचर में। पीएनएल में वो खर्चे चार्ज किए जाते हैं जो ऑपरेटिंग होते हैं नेचर, रेगुलर होते हैं नेचर। ठीक है, समझ रही हो कि नहीं? मुझे अब नॉर्मल गेन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसमें। एबनॉर्मल गेन एक ऐसा गेन है, एक ऐसा प्रॉफिट है जो रेगुलर नहीं है नेचर में, कभी कभार अकर करता है। ठीक है, कभी कभार करता है कर, लेकिन उस अब दिखाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, वहां नहीं दिखा सकते पीएनएल में।
और अगर पीएनएल फिर में क्या करना है? अगर अगर आपको फिर पीएनएल में दिखाना है तो फिर आपको पीएल को बिल्कुल अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। तब आपको वो 3 पार्ट्स वाला पीएल बनाना पड़ेगा जो हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे क्लास 11th में, जिसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह में निकालते थे, उस तरीके का पीएल बनाना पड़ेगा। और उस तरीके का पीएल कोई प्रैक्टिकली बनाता भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो फिर क्या करना होगा? इसको माइनस करना होगा यहाँ से। हाँ, ये अब नॉर्मल गेन को हटा दो, इसको नहीं जोड़ा होना चाहिए इस प्रॉफिट में। मतलब समझे? ये ऐसा कोई गेन हुआ है जो नॉन ऑपरेटिंग, हाँ रेगुलर नहीं है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए प्रॉफिट में से, इसको प्रॉफिट में नहीं जोड़ा होना चाहिए। अब आप समझ रही हो कि नहीं? आगे बढ़े? हाँ। चलो गनीमत है। चलो, इसके बाद ये जो 16-17 का प्रॉफिट है 3.5 लाख रुपए का, उसमें से आपने एक एबनॉर्मल लॉस माइनस कर रखा है 90,000 का। उसमें लिखा हुआ है कि आपने एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया 90,000 का। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट 3,50,000 का आपने निकाला है, इस प्रॉफिट में से 90,000 का एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है। ठीक है? तो अगर एबनॉर्मल गेन आप प्रॉफिट में जोड़ नहीं सकती हो, तो एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में से माइनस भी तो नहीं कर सकती हो ना। अगर एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट में जोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, तो एबनॉर्मल जो लॉसेस हैं उसको प्रॉफिट में से घटाया भी तो नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज टू नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर। क्लियर है? तो 3.5 लाख का जो ये प्रॉफिट है उसको उसमें 90,000 जोड़ दो और आपका क्या हो जाएगा? 4,40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 4,40,000 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अब क्या? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो बस ठीक है, अब क्लियर है। ये 4 लाख लेना है और इसको 4,40,000 और ईयर्स के प्रॉफिट बस ले लो और फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। लो फिर वही नाटक। ठीक है, तो 13-14 का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। ठीक, उसके बाद 14-15 में 3 लाख का लॉस, उसके बाद 13-14 में 3 लाख का लॉस, उसके बाद 2,60,000 का प्रॉफिट लास्ट में, 2,60,000 का प्रॉफिट लास्ट में। बस इन 5 साल के प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। इन 5 साल के प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे और एवरेज प्रॉफिट करेंगे। तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा मैम 10 लाख। और 10 लाख को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, कितना होगा? 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो 2 लाख को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपका उत्तर होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो। चलो उचित है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सर इसे नंबर ऑफ ईयर से क्यों इनटू कर रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर से ही किया जाता है, यही फॉर्मूला है। जितने साल के लिए गुडविल को परचेज किया जा रहा है उसी से तो मल्टीप्लाई करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 करना है।
ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर वैसे एवरेज प्रॉफिट और गुडविल का क्या संबंध है आपस में, कि एवरेज प्रॉफिट अगर निकलेगा तभी गुडविल आ अरे जाएगी? कोई संबंध नहीं है, बस गुडविल को निकालने के तरीके में प्रॉफिट को लिया जा रहा है। ठीक है, गुडविल को वैल्यू करने के लिए प्रॉफिट का यूज किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा किसी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा उसकी गुडविल होगी, इसीलिए प्रॉफिट सबसे उचित मानदंड है किसी भी बिजनेस की गुडविल को मेजर करने के लिए। ओके। चौथा प्रश्न करते हैं। X purchased the business of Y from 1 April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits of the last 4 years. The profit shown by Y's business for the last 4 years were, ठीक है, गुडविल क्या बता रहा है, 100% होगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालिए, एवरेज प्रॉफिट्स का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना दे रखा है, 100%। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो इन 4 सालों का, और फिर उस एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका 100% कर देंगे, तो मेरा गुडविल आ जाएगा फर्म का। ठीक है, तो लेकिन वो जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब, मतलब वो जो एवरेज प्रॉफिट तभी निकाल सकते हैं जब इंडिविजुअल ईयर्स की ये जो एडजस्टमेंट्स दे रखी है उनको सॉल्व कर दें। तो जरा देखो, साल 2016 में मेरा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए का, और उसमें हमने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये हमने क्या कर रखा है, डिडक्ट कर रखा है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, लॉस बाय फायर क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है। ठीक है, सर नंबर ऑफ ईयर में आपने 100 क्यों लिखा है? 100%, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऐसे नहीं दे रखा है कि 4, जैसे पिछले से ई क्वेश्चन में दे नहीं रखा था 4 इयर्स परचेज या 5 इयर्स परचेज या 6 इयर्स परचेज या 8 इयर्स परचेज, इस तरीके से इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इसमें कह रखा है, लाइन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, यानी पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट्स होंगे उसका 100% कर दो तो फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, तो पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसका 100% कर दो तो वो हमारी गुडविल होगी। तो इसीलिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे 100% मानी जाएगी। ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च सर 16। 100% मानने का रीजन क्या है उसको? अरे सनक गई हो क्या, 100% मानने का रीजन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स का 100% आपका गुडविल होगा। ये क्या तुच्छ प्रश्न है। सर इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर वो 100% मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब उनकी सारी गुडविल उनकी है कि क्या, उसका मतलब जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में बताया 4 ईयर मैं का यहां वो। मान नहीं रहा हूं, यहां क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि पिछले 4 सालों की जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज जो होगा, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का जो एवरेज होगा उसका 100% मेरा गुडविल है। बस इतनी सी बात कह रहा है, यहां पे कुछ माना होना हमारी तरफ से नहीं जा रहा है। ठीक है, हम कुछ एज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है बस उतना एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है हम बस उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं कि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालो और उसका फिर 100% करो तो आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो बस वही करेंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं।
सर आप इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं। अरे मैम आपके डाउट बहुत बेकार क्वालिटी के हो गए हैं। 11th में डाउट्स बड़े अच्छे थे। या तो 11th में अकाउंट्स बहुत ज्यादा पढ़ा दिए या तो बहुत थोड़ी कम पढ़ाई है, हमें लग रहा है। अब हर चीज में अननेसेसरी चीजों में भी लॉजिक ढूंढ रही हो। जहां क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है उस हिसाब से काम करो, उसमें क्या लॉजिक ढूंढ रही हो। अब देखो पेज फिर से ऊपर हो गया। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि एक फर्म की 100% गुडविल कैसे हो सकती है। 100% गुडविल थोड़ी है, प्रॉफिट का 100% वैल्यू गुडविल माना जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। जितना आपका एवरेज प्रॉफिट होगा 4 सालों का, उसका 100% वैल्यू, उसका 100% कर दो, वो फर्म की गुडविल होगी। बस ये गुडविल कंप्यूट करने का तरीका कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कि इस तरीके से गुडविल कंप्यूट करो क्वेश्चन में फर्म की। बस फर्म की गुडविल 100% होगी, ये तो वेग चीज है, ये क्या चीज है, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता। गुडविल को कंप्यूट कैसे करना है वो माध्यम बता रहा है आपको। अब ये बताओ हो गया, हम आगे करें। क्या। प्रश्न 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19। और मैम ऐसी बात नहीं है, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूं, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए डाउट अननेसेसरी वाली चीजें ना पूछना। बहुत कोर्स कवर करना है और बहुत कम टाइम है। अगर आप अप्रैल में या जुलाई में आ गई होती और उस तरह इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रही होती तो दिक्कत ना होती। हमारे पास समय बहुत था, इस समय समय बहुत कम है, और इस तरीके की अननेसेसरी चीज पे अगर हम वक्त बर्बाद करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। 2016 में प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। 17 में कितना है, 1.5 लाख का लॉस, तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर 18 और 19 में 1.5 और 2 लाख का प्रॉफिट, 1.5 और 2 लाख का। प्रॉफिट या लॉस, ऐड लॉस बाय फायर। मैंने क्या बताया, ये जो 2016-17 के प्रॉफिट में, 2016 के प्रॉफिट में जो लॉस बाय फायर घटा हुआ है, इसको हमें वापस ऐड करना पड़ेगा, तो ये 50,000 इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। यस सर। फिर 2017 के जो लॉस है 1.5 लाख रुपए का, 2017 का जो लॉस है 1.5 लाख रुपए का, उसमें आपने वॉलंटरी कंपनसेशन पेड, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000 रुपए डिडक्ट कर रखा है। ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का चीज है, नॉर्मल लॉस है, इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा उस साल के प्रॉफिट में, तो ऐड कर दीजिए ये 80,000, ऐड वॉलंटरी कंपनसेशन पेड, 80,000।
चलो, ये हो गया 2018-19 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे ये जो दो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं इनको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 यानी यही जो लॉस वाला ईयर नहीं है, 1.5 लाख के लॉस वाला ईयर, इसमें एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई। A machine got destroyed in an accident, 60,000 was written off as loss in P&L। अब मुझे ये बताओ, ये एडजस्टमेंट पढ़ के क्या लग रहा है, ये नॉन ऑपरेटिंग है नेचर में कि नहीं है? एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में, और उस मशीन के डिस्ट्रॉय होने से आपको 60,000 का लॉस हो रहा है। उस लॉस को आपने पीएल से राइट ऑफ किया है। पीएल से राइट ऑफ किया यानी पीएल में डेबिट किया है। नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग है, नॉर्मल लॉस है, तो इसको डेबिट नहीं होना चाहिए पीएल में, तो इसको भी ऐड बैक कर दो, लॉस बाय एक्सीडेंट। और 17 वाला है ये, तो वहां जाके डेबिट कर देते हैं 60,000। ठीक है। एक जुलाई 2017 को दो कंप्यूटर्स जिनकी कॉस्ट थी 40-40 हजार रुपए ईच, यानी 80,000 रुपए के टोटल कॉस्ट के कंप्यूटर्स आपने परचेज किए हैं। ठीक है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिए। ठीक है, उनको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। पहली चीज, अगर आपने कोई एसेट खरीदा है तो एसेट को परचेज करना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको आप पीएल में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, उसको आप पीएल में नहीं लिख सकते हो, पीएल में डेबिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीएल में डेबिट क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बराबर है कि नहीं? फाइनल अकाउंट से याद आया 11th का कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसको पीएल में डेबिट नहीं किया जा सकता, तो इसको ऐड बैक कर दो। ये कब है? 18 वाला एक्सपेंस है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स wrongly debited in PL। in P&L अकाउंट 80,000। ठीक है। और उसके पश्चात डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा, आपके एसेट के ऊपर। आपका ये जो एसेट है, जो आपने दोनों कंप्यूटर्स खरीदे हैं 80,000 रुपए के, इसके ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये एसेट आपने खरीदे कब है दोनों कंप्यूटर्स? 1 जुलाई 2017 को। तो सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक लगेगा। तो लगा लेते हैं 80,000। तो डेप्रिसिएशन अगर अगर उसका लॉस दिखाया गया है कि कैश गया है तो एक्सपेंस है, तो ये डेप्रिसिएशन भी दिखाया गया होगा। कहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया गया? यही तो समस्या है, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया गया, कॉस्ट आपने डेबिट कर ली है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया है। ठीक है, ये देखो कह तो रहा है, क्वेश्चन में लिखिए कि डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया गया है। देख लो लिखा तो है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, यानी अभी चार्ज नहीं हुआ है, अभी हमें चार्ज करना है ये डेप्रिसिएशन, तो चार्ज करो कह रहा है। तो चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना डेप्रिसिएशन के लिए। हाँ, तो लेस कर दो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स। तो पहला जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए, तो आपका कंप्यूटर्स कितना है? 80,000 रुपए का। 10% उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा, 10% डिप्रिसिएशन यानी 8,000 रुपए। और कितने महीने के लिए? 9/12 के लिए। 9/12 के लिए तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए आपका टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 6,000 रुपए आपका टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ये यहां से माइनस कर दो। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो साल आएगा यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। एसएलएम मेथड है तो सेम रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा और ओरिजिनल कॉस्ट भी लगेगा। तो 80,000 का 10% करते हैं, कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगले साल कितना लगेगा इस एसेट के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर? 8,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स अब आ जाएंगे, चारों सालों के एक्चुअल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। उन प्रॉफिट्स को आपस में जोड़ो, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालते हैं।
अरे ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा, लॉस आएगा यहाँ। एडजस्टमेंट दियो तब ऐसे चार्ट बनाना जरूरी है क्या? देखो ये तो प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बस, ऐसे कर दो तो अच्छा है, कर दो ऐसे, नहीं ऐसे ही करना, आईसीएससी है आपका, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैटर करता है। 2,30,000, 2,24,000। सीबीएसई होता तो मैं कह देता कि चलो छोड़ो, प्रेजेंटेशन के ऊपर मत दो इतना, क्योंकि वहाँ समय भी नहीं होता प्रेजेंटेशन के लिए। आपके पास कैलकुलेटर होता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करके दो, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, ये चारों साल के प्रॉफिट्स आ गए, इनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स चारों साल के क्या है, पहले साल का 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 10,000 का लॉस है, वो माइनस कर दो उसमें से, और फिर 2 साल के प्रॉफिट्स है वो ऐड करो, 2,24 और 1,92, 2,24,000 और 1,92,000, और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा, 1,39,000, 1,39,000। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1,39,000 यहाँ रखो, इसका 100% हमारा गुडविल है, यानी 1,39,000 ही फर्म की गुडविल है। क्लियर है सर, सॉरी सर मैम, क्लियर है? यस सर। हम्म सर हम्म नंबर ऑफ ईयर से तो इंटू होता है ना? हम्म नंबर ऑफ ईयर से तो इंटू होगा ना? हाँ तो ये 100% से इंटू किया तो हम्म हम्म ओके। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी ये तीनों पार्टनर्स है फर्म में, और ये प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप। अच्छा, डी को पार्टनरशिप पे ले रहे हैं। देखो इस लाइन, ये लाइन इतना मैटर नहीं करती, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाली थोड़ी लाइन है, कि डी को ये लोग पार्टनरशिप फर्म में ले रहे हैं ना, तो डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप फर्म में, पर ये लाइन इतना मैटर नहीं करेगी यहाँ पे। हमें तो फर्म की गुडविल निकालने को कह रहा है ना, ये कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एज 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 years विच एवर इज हायर। ठीक है, हम्म तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि goodwill is to be valued at 3 times the average annual profits of the previous 4 or 5 years whichever is higher। ओके 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 ओके, देखिए इसका तात्पर्य यह है, अच्छा इस लाइन से पढ़ के आप ये समझ पाए कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है? इस लाइन को पढ़ के क्या आप ये समझ पाई हैं कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है? हाँ, यस सर। इस लाइन को पढ़ के ये समझ पाई कि नहीं कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है? नो सर। लो, अच्छा हाँ हाँ, एक या तो इसका कहने का मतलब ये होगा
कि जिसका भी है? नहीं नहीं, नो। क्या? Goodwill is to be valued at 3 times the average annual profits of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. Goodwill is to be valued at 3 times the average annual profits of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. इस लाइन को पढ़ के आप ये नहीं समझ पा रही हो कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3 टाइम्स, थ्री है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 3 टाइम्स। कि पिछले 4 या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसको 3 से गुणा कर दो, आपका गुडविल आ जाएगी फर्म की। ये बात कह रहा है क्वेश्चन। तो सर पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालना है कि पिछले 5 साल का? यही तो बात है यहाँ पे कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट करो और फिर पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट करो, और जो भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उसी को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, गुडविल निकाल लो फर्म की। ये बात कह रहा है क्वेश्चन। समझ में आई? अंग्रेजी समझ में आई? तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट कहां से लेने हैं? 4 साल के प्रॉफिट का, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का अर्थ हुआ 17, 16, 15, 14। वो पिछले 5 साल के प्रॉफिट का अर्थ हुआ कि 5 साल के प्रॉफिट। ओके ओके, नीचे से शुरू करना है। हाँ, पिछले 5, पिछले 4। ठीक है, तो क्या आप गुडविल निकाल के बता पाओगी मुझे? आप बता दीजिए सर। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूँ। सर ये 1/4 वाली लाइन क्या लिखी है? उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, उससे अगले चैप्टर में लेना देना होगा। सर लेकिन लिखा क्या है? हम लिखा है क्वेश्चन में, तो मैं कैसे समझूं उसे करना है नहीं करना है? इससे लेना देना होगा जब आपको ये कहा जाएगा कि गुडविल बांट के दिखाओ, पार्टनर्स के बीच गुडविल बांटो। वो यहाँ पे नहीं कह रहा है, वो कहेगा अगले चैप्टर में। ठीक है, तो उसका पॉइंट वहां पे समझेंगे। अगर उसका कोई रोल होता तो वो यहाँ पे कहता कि गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांट के दिखाओ। ठीक है, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, इसलिए उसका कोई रोल नहीं है। अब आप मुझे गुडविल निकाल के दिखा सकती हो कि नहीं? सर अगला क्वेश्चन मैं करूंगी। अगला क्वेश्चन आप कद्दू नहीं कर पाओगी। इसीलिए मैं चाहता था आप ये क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन पेचीदा है। क्या है उसमें? लाओ मैं ही कर देता हूँ, मुझे लग रहा है ज्यादातर क्वेश्चन मुझे ही करने पड़ेंगे अब इसमें। कद्दू नहीं कर पाऊंगी। मैम आपको बुरा तो नहीं लगता कभी कभार जो डांटते हैं उसमें? ऑब्वियसली सर लगता है, यही तो टीचर्स की बुरी बात होती है। स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को हर्ट होता है, ये बात टीचर समझते ही नहीं है। हाँ मैम, ये बात तो है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ कि डांटना ना पड़े, पर कभी कभार आप पता है आप मजबूर कर देती हो। ये बात आपके और शगुन मिश्रा दोनों के अंदर है। आप दोनों किसी ना किसी माध्यम से चाहती हो कि हमें डांट पड़े। हम क्या ऐसा करें कि जिससे फ्रस्ट्रेट कर सकें? वाह, बहुत अच्छी चीज है ये। सर वैसे तो देखिए तो हम भी आपके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो सकते थे। आप 1.25 घंटा आज लेट थे, पर देखिए हम कितने कूल काम रहे। आपको भी रहना चाहिए। चलो, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट करने को कह रहा है। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट क्या है? ये देखो, ये पीडीएफ नाटक करता रहता है। बकवास पीडीएफ और ये बकवास ऐप। पिछले 4 साल के प्रॉफिट क्या है? 1,20,000, 1.5 लाख, 1,10,000 और 2 लाख। ठीक है, तो 4 साल के एवरेज प्रॉफिट क्या हुए?
1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 प्लस 2,00,000। इसको 4 से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अपना। उससे क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अपना। तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट किया मैंने, कितना आया, 1,45,000। ठीक है, अब पिछले जो 5 साल के प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज प्रॉफिट कर देते हैं। तो ये देखिए कितना दे रखा है, इसमें 1,30 और जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें लास्ट में 1,30 और जुड़ जाएगा जो सबसे पहले साल का प्रॉफिट है। तो इसको और जोड़ लेते हैं इसमें, 1,30,000, 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,00,000 डिवाइड बाय 5। ये कितना होगा, 7,10,000 डिवाइड बाय 5, 1,42,000 कितना होगा, 1,42,000। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है बताओ, कौन सा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है, 4 साल वाला कि 5 साल वाला? 4 साल वाला सर। 4 साल वाला ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 4 साल वाला जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको लेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा था कितना, फिर से देख लो, 3 टाइम्स। क्या दे रखा है, 3 टाइम्स। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म 4,35,000 रुपए। क्वेश्चन पूर्ण हुआ। क्या प्रसन्न है, क्लियर है? यस सर। उचित है, उचित है, उचित है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ABC पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। इन्होंने डी का एडमिशन किया है इक्वल शेयर के लिए, और ये लोग भी गुड। अभी कराएंगे हाँ जी, अभी कराएंगे क्या? क्यों, कब कराना है? सर कल करा दीजिएगा बस की जांच के लिए। भूख लग रही है क्या? हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है, कल कर लेना। ओके। वैसे इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में अलग ये है कि इसमें आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टैट्स में याद है, स्टैट्स में याद है हम एक सिंपल मीन निकालते थे, मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, और एक वेटेड एवरेज मीन निकालते थे। एक वेटेड मीन भी निकालना सीखा था हमने स्टैट्स में। यस सर। डब्ल्यू, जिसके क्वेश्चन किए नहीं थे, हाँ, जिसको किया नहीं था हम लोग ने। किया कैसे नहीं था, एक क्वेश्चन तो किया होगा ना उसका। एक क्वेश्चन किया था लेकिन ऐसे नहीं किया था।
हाँ तो एक ही क्वेश्चन करना होता है क्योंकि पेपर में वो नहीं आता है, पेपर में सिंपल वाला ही आता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही दो क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज के। ठीक है, यहाँ पे भी वेटेड एवरेज के एक ही दो क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे भी वेटेड एवरेज का क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो एक दो क्वेश्चन करना पड़ेगा इसका। तो ये क्वेश्चन असल में वेटेड एवरेज का है, तो इसमें वेट्स लगा के हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हालांकि वेट्स लगाना इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन हाँ आदत इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो एक क्वेश्चन आपको पहले देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 करके हम वेट्स लगाते हैं जैसे मीन में लगाते थे। ठीक है, अगर कर पाओ तो ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना कल देखेंगे। चलो मैम, कल फिर 6 बजे क्लास है ना? हाँ 6 से 7। ओके मैम, थैंक यू अपॉइंटमेंट देने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ।